अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं सादिया फौज और मैं हूं अब्दुल्ला हसन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि इंतजार करो और देखो की पॉलिसी पर अमल शुरू हो गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असेंबली तहलील करने का मामला 15 दिसंबर तक टल गया है। जराये के मुताबिक पीटीआई हतमी फैसला 15 दिसंबर के बाद करेगी। मुज़ाकरात की पेशकश के बाद इत्तेहादी हुकूमत नई हिकमत अमली अपनाने के लिए भी तैयार है। वजीर आजम ने भी सूरत हाल पर अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का फैसला कर लिया है। इसी हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ आज पार्टी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें करेंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा आज न्यूज सईद बलोच से। सईद बलोच, इस खबर के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज भी मसरूफियत गुजारेंगे और आज की दो अहम मीटिंग हैं, जिसमें एक तो वो फिफ्थ से ताल्लुक रखने वाले पीटीआई के अरकान असम्बली से मुलाकातें करेंगे। उसके बाद वो पेशावर की आज जाएंगे किसी वक्त और वहां पर जाकर वो जो केपीके की पार्लिमानी पार्टी है उसकी सदारत करेंगे, उनसे खिताब करेंगे और असम्बलियों की तहलील के मामले पर माफी भी लेंगे और उनसे मुशावरत की जाएगी। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज इमरान खान ने हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश की थी और उसके बाद अभी फिलहाल तो पंजाब असम्बली और पंजाब असम्बली की तहलील का मामला वो डट गया है और उनकी ये जो पेशकश है उसके पर गौर करने के लिए आज वज़ीर आज़म के ज़ेर सदार के अहम इजलास मॉडल टाउन में उनकी रिहाइशगाह पर हो रहा है, जिसमें पार्टी की जो आला क़यादत है वो शरीक होगी। जिसमें जो हमें बताया गया है राना मावला शरीक होंगे, वफाकी वज़ीर कानून आजम नसीम तारड़ जाएंगे, ख्वाजा साद रफीक जो वजीर रेलवे और वजीर हवाबाजी हैं वो भी शरीक होंगे। इसके अलावा दीगर पार्टी की जो क़यादत है वो शरीक होगी। इस हवाले से इमरान खान की जो पेशकश है कि हुकूमत उनके साथ मुज़ाकरात करे, इस हवाले से मुशावरत होगी और इसके अलावा असम्बलियाँ तहलील करने का जो मामला है उसके दीगर जो कानूनी और आइनी पहलू हैं उन पर भी मुशावरत होगी। तो इस लिहाज से आज ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम दिन है बल्कि मुस्लिम और उनके इत्तेहादियों के हवाले से भी अहम दिन है, क्योंकि एक तरफ इमरान खान मसरूफ हैं यहाँ पर पार्क में अपनी पार्टी के जो कायदीन हैं उनसे मुलाकातें करेंगे, खास तौर से सिंध के कायदीन से। उसके बाद वो पेशावर जाएंगे, वहाँ पर केपी की जो पार्लिमानी पार्टी है वहाँ उसकी सदारत करेंगे और उनसे मुशावरत करेंगे। और दूसरी जानिब मॉडल टाउन भी सियासी सरगर्मियों का जो है मरकज बना हुआ है और वहाँ पर अहम मीटिंग जो है अभी कुछ देर में बताया गया कि वो शुरू होगी और जिसकी सदारत जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे और उसमें पार्टी की आला क़यादत जो है वो शरीक होगी। और दूसरी तरफ हमें ज़राए ने यह भी कंफर्म किया है कि आज सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी जो हैं वो भी लाहौर पहुंच रहे हैं और उनकी भी वज़ीर आज़म के साथ मॉडल टाउन में जो मुलाकात है वो मुतवक्के होंगे और जो सियासी मामलात हैं और मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है इस पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान तबादला ख्याल होगा। जी ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ सलीम शेख भी। सलीम शेख, इस वक्त आपका मौजूद और क्या सूरत हाल दीजिएगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने गुज़श्ता रोज जो ऐलान किया है उसमें उन्होंने हुकूमत को एक बार फिर मुज़ाकरत की दावत दी है और कहा है कि आप हमारे साथ मुज़ाकरत कर लें, वगरना जो है हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। और असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से मैं आपको एक अहम बात बता दूं कि इस वक्त जो फैसला किया गया है पीटीआई की क़यादत की तरफ से वो ये फैसला है कि हुकूमत को टाइम दे दिया गया है 15 दिसंबर तक। आगे 15 दिसंबर तक जो है वो हमारे साथ मुज़ाकरात करके इंतखाबात की तारीख दे दें। अगर 15 दिसंबर तक इंतखाबात की तारीख का ऐलान हुकूमत नहीं करती तो फिर 15 से 20 दिसंबर तक जो है वो सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, जिसमें पंजाब असम्बली भी शामिल होगी और केपीके असम्बली भी शामिल होगी। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, उनसे बात करते हैं। बताइए क्या फैसला किया गया है कि अगर मुज़ाकरात होते हैं, इंतखाबात की डेट मिलती है तो फिर क्या लाएअमल होगा और अगर डेट नहीं मिलती तो फिर असम्बलियाँ कब तहलील की जाएंगी? बिल्कुल आपने ठीक रिपोर्ट किया है। उसके पीछे लॉजिक ये है कि खान साहब हमेशा जो है ना वो कंस्ट्रक्टिव और वो बात करते हैं जो मुल्क के लिए बेहतर हो। इसके पीछे भी फिर हमने, क्योंकि हमेशा ये हमें ब्लेम करते हैं कि हम मुज़ाकरात की बात नहीं करते और हम लोगों ने हमेशा
पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ही फैसले किए हैं, अपनी जाती पॉलिटिक्स और अपने जाती मुफाद के लिए कभी भी नहीं किए। ये फैसला भी इसीलिए है कि सारे जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो बैठे और हम एक लाया अमल के तहत आगे बढ़े। बिकॉज जाहिर है जनरल इलेक्शन के अंदर पीडीएम की जमातें एंड पीटीआई यही बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, राइट। हमें अगला जो इंटरम सेटअप है उसके लिए भी बैठने की जरूरत है एंड देन इलेक्शन कमीशन के ऊपर मेजर डिसीजन मेकिंग होनी है, ताकि एक ऐसे इलेक्शन में जाया जाए कि नताइज के ऊपर कहीं इक्का दुक्का कोई शिकायत हो तो उसको एड्रेस किया जाए, बट ओवरऑल एक दूसरे के मैंडेट को दिल से फिर तस्लीम किया जाए और एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स और एक कंस्ट्रक्टिव जमहूरियत का जो रोल है वो पाकिस्तान में नजर आना चाहिए। जब हम बहुत सारे लोगों से देखें, हमारा कल्चर है गिला करते हैं कि जी जमहूरियत के ऊपर उसने शबखून मारा तो इसने, आलाकार तो जमहूरी लोग ही बने ना, तो लेट्स सिट। इसके पीछे ये हमारी एक इनको ऑफर है कि और ये ऑफर इसलिए भी है कि चूंकि इतना टाइम खान साहब की जो सीरीज ऑफ मीटिंग्स है विद द पार्लियामेंटेरियंस और हमने हमारी पार्टी के जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें हम वो भी अपनी सारी एक्सरसाइज कर लेंगे एंड इन द मीन वाइल पीडीएम को भी सोचने का, समझने का, अगर अल्लाह उन्हें ये सियासी शऊर अता करे तो मौका मिल जाएगा। ताकि मौका तो मिल गया और इतना यही है कि वो अब इकट्ठे होने जा रहे हैं। तो अब आप क्या समझती हैं कि वो आपका जो तजवीज है वो मान लेंगे और अर्ली इलेक्शन की तरफ आ जाएंगे या फिर असम्बलियां ही तोड़ना आखिरी हल होगा? देखिए, अगर वो मुल्क का सोचेंगे तो डेफिनेटली दे विल थिंक और इस चीज के ऊपर वो आएंगे, और जो उनका रिकॉर्ड है वो तो कुछ और ही बताता है। बट वी शुड होप फॉर द बेस्ट, हमें कंस्ट्रक्टिव चीजों की ही उम्मीद रखनी चाहिए। बहरहाल फिर दूसरी हमारे पास जो ऑप्शन है वो तो हमारी अपने ही हमने ही उसको एक्सरसाइज करना, उसमें हम चूंकि इनके ऊपर डिपेंड नहीं करते तो डेफिनेटली हम उसको हर सूरत इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे। बिकॉज ये इसकी एग्जीक्यूशन इसलिए भी जरूरी है कि मेरा मुल्क हर दिन डूब रहा है और तेजी से, और इनको इस चीज की कोई फिक्र नहीं है। बिकॉज हम जितने भी, अभी आपको पता है कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इकोनॉमी की जो करंट सिचुएशन है उसके ऊपर, लेकिन उसके अंदर एक जो दूसरा पहलू है कि पाकिस्तान के सरमायाकार और पाकिस्तान की आवाम टफ टाइम में देखे ना, उनका इधर सरमाया है ना उनके इधर बच्चे हैं, उनके बिजनेसेस, उन्होंने जो भी दौलत जिस तरह भी इकट्ठी की वो सारी बाहर है। और इंटरेस्टिंग चीज समवन वाज शेयरिंग कि देखें, जब पाकिस्तानी करेंसी डी वैल्यू होती है तो उनको तो बैठे बैठाए कुछ नाम काम ना किए, उनकी तो सारी करेंसी डॉलर्स में है। 15 से 20 तक अगर हुकूमत ना मानी, 15 से 20 तक हुकूमत ना मानी और काफ लीग जो है क्या फिर भी आपके साथ होगी? क्योंकि काफ लीग के भी कुछ स्टेक्स हैं कि हो सकता है कि अगर नए इलेक्शन हो तो बाद में जाकर तो आप उनको दोबारा से वजीर आला पंजाब ना बनाएं, तो वो चाहते हो कि शायद ये असम्बली लंबी चले और जो परवेज राई है वो वजीर आला के तौर पर लंबा अरसा रहे। देखिए, जो करंट दौर चल रहा है ना, ये मफरूजों का नहीं है, इसमें चूंकि इतने लंबे टाइम के लिए डिले किसी भी चीज में नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है मफरूजों की बजाय, सपोज करने की बजाय आप बिलीव करें उस बात पे जो चेयरमैन पीटीआई एंड सीएम चौधरी परवेज इलाही साहब खुद बात कर रहे हैं। हकीकत वही है, और वो ये है कि उन्होंने कल की जो ब्रेकिंग्स भी थी कि उन्होंने 110% ये खान साहब को श्योरिटी, गारंटी कि आप, अभी मैं बैठा हूं, आप असम्बलियां तहलील कर दें, उनको इस चीज के ऊपर कोई एतराज नहीं है। वो इस एक प्रिंसिपल के ऊपर, इस फैसले के ऊपर वो खान साहब के 110% साथ हैं। बाकी आगे सियासत के अंदर कौन क्या लाइन इख्तियार करता है वो उनका भी राइट है, हमारा भी है, बिकॉज हम दोनों अलग जमाते हैं, एक इत्तेहाद है। और अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त तक ये इत्तेहाद जो पॉलिसी की हद तक और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसमें कोई झोल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नून लीग का ये कहना है कि आपने जो टाइम दिया है ये भागने का एक बहाना है, और बिलावल भुट्टो जरदारी भी कह चुके हैं कि मुझसे ये लिखवा लें कि पीटीआई इस्तीफे नहीं देगी। देखें, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मुझे अफसोस होता है कि भागने सलीम की शेख बातें हमें बता रहे थे, मुसर्रत जमशेद चीमा के हमरा मौजूद हैं और उनका यही कहना है कि हमारी तरफ से अब ऑफर है ये पीटीएम के मुलाकात करें। इसी पर बात करेंगे। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। फवाद साहब, किस तरह से देखते हैं अगर सामने से कोई पॉजिटिव आंसर नहीं आता, और किस हद तक चांसेस हैं कि सामने से पॉजिटिव आंसर आ जाएगा आप लोगों की ऑफर पर? देखिए, ये जो मौजूदा हुकूमत है, पाकिस्तान में इस वक्त दो मसले चल रहे हैं।
پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس حکومت سے پاکستان نہیں چل رہا، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ اس وقت پورا پاکستان کھڑا ہے۔ یہ دو چیزیں اس حکومت کو سوٹ نہیں کر رہی ہیں اور وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ اب ہمارا مدعا یہ تھا پچھلے 7 مہینے میں اگر تو پولیٹیشنز کے درمیان یا عوام کی بات ہوتی تو یہ حکومت نہیں ٹھہر سکتی تھی، لیکن ہمارے ہاں 6-7 مہینے اسٹیبلشمنٹ نے ایک جو رول ادا کیا اس سے انفارچونیٹلی ایک ایسا ماحول بن گیا کہ جس میں پاکستانی ایک 22 میں آ گیا ہے، سمجھ میں آ رہی کہ آخر ہم نے سچویشن سے نکلنا کیسے۔ تو یہ جو ہماری اس وقت سچویشن ہے اس میں الیکشنز میں ڈیلے ہونا کوئی ہمارا ایشو نہیں ہے، پی ٹی آئی کا پرابلم نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اسحاق ڈار صاحب کو آپ سن رہی ہیں، آپ مفتاح اسماعیل صاحب کو سن رہے ہیں، آپ جو پاکستان کے انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں ان کو سن رہے ہیں۔ ہماری گورننس اور اکانومی دونوں اس نہج پہ پہنچ گئی ہیں کہ اگر اب جلدی کچھ نہیں کیا تو پاکستان کو ڈیفالٹ کا خطرہ ہے، اور وہ میرے آپ کے لیے ہر شہری کے لیے بڑا انفارچونیٹ ہوگا۔ تو اس کا واحد حل الیکشن ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ نیشنل الیکشن ہوں، اور اگر گورنمنٹ نے اب بھی نیشنل الیکشن نہیں کرائے تو پھر ظاہر ہے 64% سیٹیں ہمارے پاس ہیں، ہم ان پہ الیکشن کرائیں۔ صحیح۔ اچھا فواد صاحب، دوسری جانب سے مسلسل یہی کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے تواتر کے ساتھ جلسے آپ لوگوں کی جانب سے کیے گئے، تحریک انصاف کی جانب سے پھر دھرنے کا اعلان کیا گیا، لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا، تو یہ تمام بھی اقتصادی طور پر کہیں نہ کہیں نقصان پہنچا رہے تھے۔ آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا، اب 15 دسمبر تک کا بتایا جا رہا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا معاملہ جو ہے وہ 15 دسمبر تک ٹل گیا ہے، ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے اقتصادیات نہیں چل رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ عوام میں مقبول نہیں ہے۔ اچھا، چونکہ آپ کے جلسے جلوس یا تو تبھی ہو سکتے ہیں نا جب عوام ہی حکومت کے ساتھ نہ ہو۔ اس وقت بڑا کرائسس پاکستان کا یہ ہے کہ جو لوگ حکومت کر رہے ہیں لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے، ان کی شکلیں لوگ نہیں دیکھنا چاہتے، وہ باہر کھڑے ہو کے کھانا نہیں کھا سکتے، باہر کہیں نہیں نکل سکتے۔ جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے، 2 الیکشن ہوئے ہیں، 75% سیٹیں جو ہے یہ 13 جماعتیں مل کے بھی ہار گئی۔ ابھی بھی الیکشن جہاں جہاں ہو رہا ہے آپ ان کا اثر دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ 15 دسمبر تک جو ہے وہ ہم بہرحال ایک موقع دینا چاہتے ہیں کہ ہم ایک فریم ورک کے تحت انتخابات کی طرف بڑھیں، اور زیادہ اصل میں یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو کس طرح سے اگلی نئی لیڈرشپ آئی ہے، اور بڑی امیدیں ہیں لوگوں کو ان سے کہ وہ ایک اپنا جو رول ہے وہ نان پولیٹیکل ہوگا ان کا، اور اب اسٹیبلشمنٹ کا رول نان پولیٹیکل ہوگا تو یہ تو گر جائیں گے ویسے۔ اچھا فواد صاحب، آپ سے یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ پرویز الہی نے کہا تھا کہ خان صاحب نے کہا تو اسمبلی توڑنے میں 5 منٹ نہیں لگائیں گے، تو کیا فواد صاحب 15 دسمبر کے بعد وہ 5 منٹ آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، وہ تو عمران خان نے اب فیصلہ کرنا ہے۔ پرویز الہی صاحب نے تو اپنے اختیارات عمران خان کو دے دیے، اور ہم اس کے اوپر، میں نے پہلے دن سے یہ کہا تھا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ 20 مارچ تک الیکشن پروسیس مکمل ہو، اور چونکہ 23 مارچ کو پہلا جو ہے وہ رمضان ہے تو ہم چاہتے یہی ہے کہ 90 دنوں کا چونکہ ٹائم ہوتا ہے تو 20 مارچ سے پہلے الیکشن ہونے چاہیے، تو وہ یہی 15 اور 20 دسمبر ہی بنتا ہے، انشاءاللہ اس دوران جو ہے وہ فیصلہ ہوگا۔ اچھا فواد صاحب، کیا کوئی ایسا آپشن بھی زیر غور آ رہا ہے کہ آپ صرف پنجاب اسمبلی توڑیں گے اور کے پی کو اپنے پاس رکھیں؟ آپشنز تو ہوتی ہیں، لیکن ہمارا جو مدعا ہے وہ یہی ہے کہ ساری جگہوں پہ ہم پھر الیکشن کرائیں گے۔ جو 64% سیٹیں بنتی ہیں، 567 سیٹیں بنتی ہیں الیکشن جن پہ ہونا ہے، تو پھر 567 پہ ہی ہو۔ اچھا فواد صاحب، اب ہم جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان ایکٹیو ہوئے ہیں، کل بھی انہوں نے پنجاب کی پارلیمانی پارٹی سے اجلاس کی صدارت کی ہے، اور اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کے پی کی پارلیمانی پارٹی سے بھی بات چیت کریں گے، تو کیا ایسا ہے کہ خان صاحب نے پہلے اناؤنس کر دیا اور اب آپ لوگوں کو کہیں نہ کہیں اپنے ناراض اراکین نظر آ رہے ہیں، اور ہم دوسری طرف سے بھی مسلسل سن رہے ہیں کہ جو گمراہ ہیں وہ دوست واپس آ جائیں گے، تو یہ چیز تھوڑی سی ڈس بیلنس ہو گئی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی سے تو کوئی آدمی الیکشن سے اس وقت نہیں بھاگ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ یہ حکومت تو 4 مہینے ہی ہے نا، 4-5 مہینے ہی ہے، تو 4-5 مہینوں کے لیے کون جو ہے وہ اس وقت اس سیاست سے باہر ہونا چاہے گا۔ تو پی ٹی آئی کے اندر بہت بڑی جو تعداد ہے وہ تمام الیکشن ہی چاہتے ہیں، پہلی بات تو یہ۔
दूसरी बात यह है कि जो पीटीआई को छोड़ के ये जो आपने जरदारी साहब के बयान का हवाला दिया, किसी का बिल्कुल कोई दिमाग ही खराब हो जाएगा तो पीपल्स पार्टी में जाएगा ना। कोई बंदा अपनी सेंस में इस वक्त केपी या पंजाब या एवं सिंध में भी जरदारी साहब के साथ जाना चाहेगा? जरदारी साहब के साथ तो कोई खड़ा हो तो लोग समझते हैं करप्ट है, तो उनके साथ कौन जाना चाहेगा? कोई उनके साथ ही जाना चाह रहा है। उन्होंने जिन लोगों को पैसे दिए, सिंध हाउस में बुलाया, वो एमएनए भी उनके साथ नहीं है, वो भी कहते हैं मैं दूसरी पार्टियों में टिकट ले दो, पीपल्स पार्टी के टिकट पे हमने नहीं। लेकिन फवाद साहब यहाँ पे कता कलामी के लिए निहायत माजरत, जरदारी साहब को इसके ऊपर टास्क दिया गया है कि नाराज अराकीन को मना ले, तो आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि पीटीआई के अराकीन वाकई क़यादत से नाराज है? मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि नाराज पहली बात तो यह है कि कौन होगा और क्यों होगा। इस वक्त पीटीआई को छोड़ के जाने के लिए तो किसको पागल कुत्ते नहीं काटा होगा तो छोड़ के जाता, कोई नहीं जाता। दूसरी बात यह है कि और वो भी जाएगा तो जरदारी साहब के साथ जाएगा, वो तो उनकी अपनी पार्टी में लोग बेचारे थे, डर के खौफ से सिंध में गरीब लोगों को उन्होंने डराया धमकाया हुआ था, वो वहां से भी फारग हो जाएंगे। कोई इनकी हालत नहीं है बेचारों की, ये तो अपनी आखिरी सांसें दे रहे हैं। इतनी बड़ी जमात को उन्होंने 4 डिवीजन में महदूद कर दिया और अब पीपल्स पार्टी का बिल्कुल खात्मा करना चाह रहे हैं अपनी सियासत से, तो उनकी कोई हैसियत नहीं है। ठीक, फवाद चौधरी रहनुमा पीटीआई हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। उनका यही कहना है कि हम ये 15 तारीख का जो ऐलान किया गया है कि मामला 15 दिसंबर तक टल गया है, केपी हुकूमत से भी मुलाकातें हो रही हैं, दूसरी जानिब पंजाब की जो पार्लिमानी पार्टी है उससे भी मुलाकात करें, लेकिन हमने पीडीएम को भी एक और चांस दिया है, एक ऑफर की है कि वो अगर मुज़ाकरात पर आके बैठते हैं और मिल बैठ के ही इंतखाबात की तारीख के कोई ना कोई तयन कर लिया जाता है तो ये ज्यादा बेहतर होगा। ये कहना था फवाद चौधरी का। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने काबुल में पाकिस्तानी हेड ऑफ मिशन पर हमले और गार्ड को जख्मी करने की मजम्मत की है। सलामती कौंसिल का यह कहना था कि हमला आवरों और उनके सहूलतकारों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मजीद जानते हैं आज न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा से। जी शौकत पराचा, अपडेट कीजिएगा। गुज़श्ता रोज काबुल में पाकिस्तानी हेड ऑफ मिशन अवैदुल्लाह निजामानी पर जो अटैक हुआ उसकी अब गूंज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल तक पहुंच गई है। सलामती कौंसिल ने बाकायदा एक एलामिया जारी किया है जिसमें सलामती कौंसिल के अरकान की जानिब से पाकिस्तानी हेड ऑफ मिशन पर हमले की मजम्मत की गई है और साथ साथ वहां पर जितने फ्रीकैन हैं उन पर सलामती कौंसिल की तरफ से वादे किया गया है कि कौंसलर प्रेमिसेस यानी जो सफारत खाने होते हैं और सफारतकार हैं उनका एहतराम और उनकी हिफाजत करना तमाम फ्रीकैन पर लाजिम है। सलामती कौंसिल के इस एलामिये में ये भी कहा गया है कि दुनिया भर में जितने भी रुकन ममालिक हैं अक़वाम मुत्तहिदा के वियना कन्वेंशन के तहत एक तो उनके सफारतकारों की हिफाजत करना और दूसरा सफारत खानों और जो कॉन्सुलेट जनरल या कौंसलर सेक्शन होते हैं उनकी हिफाजत करना तमाम रुकन ममालिक पर ये फर्ज बनता है। इस हवाले से मुकम्मल तौर पर सलामती कौंसिल ने पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती किया है और तहकीकात का भी मुतालबा किया गया है। ठीक है शौकत पराचा, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई अरकान असेंबली ने मुलाकात की। वज़ीर आला फ्लड रिलीफ फंड में 2.5 करोड़ का चेक पेश किया। परवेज इलाही ने कहा कि मुतासरीन को अदायगी के प्रोग्राम में शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने पंजाब के सैलाब मुतासरीन को तनहा छोड़ दिया। वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले एमपीए ख्याल अहमद कास्त्रो और अहमद शफीक ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला फ्लड रिलीफ फंड के लिए 2.5 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। वज़ीर आला ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए साहिब सरवत अफराद का जज्बा काबिल तहसीन है। सैलाब मुतासरीन की बहाली व आबादकारी के लिए जामे प्रोग्राम पर अमल दरामद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुतासरीन को अदायगी के प्रोग्राम में शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। मुतासरीन को घरों की तामीर और बहाली के लिए पूरी मुआवनत फराहम करेंगे। वज़ीर ने कहा कि वफाक की जानिब से पंजाब के सैलाब मुतासरीन के इमदाद न देना अफसोसनाक अमर है। वज़ीर आला सिंध कराची के निजी स्कूल में सिंधी कल्चर डे की तकरीब में शरीक हुए। उन्होंने सियासत पर भी ज़ाहिर ख्याल किया। कहा इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे, मुज़ाकरात के लिए शराइत नहीं रखी जाती, बातचीत से कभी पीछे नहीं हटते, लेकिन अब इमरान खान में भी संजीदगी आ जानी चाहिए। हम इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार है। इमरान खान की डिमांड है, करता रहे, हम मना तो नहीं कर रहे कि नहीं करो यार, इलेक्शंस अपने टाइम पे होंगे इंशाल्लाह जो होते
डिमांड करने को किसी को मना नहीं कर सकते, हम तो कहते हैं ना डिमांड करें। हाँ, जो बात क्या है, अगर आपने निगोशिएट करना है, आपने बातचीत करनी है, उसमें आप कंडीशंस के साथ नहीं आ सकते। हम बातचीत या डायलॉग से कभी भी, लेकिन ये प्री कंडीशंस डालना और एक तरफ बात करना डायलॉग की और उसी सांस में फिर ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करना जिससे बात आगे ना बढ़ सके, वो पॉसिबल नहीं है। मेरा ख्याल है उनको भी अब और अब आपको बताएंगे लोक वर्ष इस्लामाबाद में जारी सालाना लोक मेला तमाम सूबों का सकाफती गुलदस्ता बन गया है। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर पवेलियन के रंग ही निराले हैं। मजीद बता रही हैं आज न्यूज की नुमाइंदा एमन सैयद। जी एमन, क्या तफसीलात है, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम इस्लामाबाद के सकाफती इदारे लोक वर्षा में मौजूद हैं, जहाँ के सालाना लोक मेला बड़ी आबोताब से जारी है और काफी दिन से यहाँ शहरियों की बड़ी तादाद अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे ये मेला एंजॉय करने आ रही है और तमाम सूबों की सकाफत के खूबसूरत रंग इस मेले में बिखरे हुए हैं। जैसा कि हमने अपने नाज़रीन को बाकी सूबों की सकाफत के जो रंग है वो गुज़िश्ता कई दिन से दिखाए हैं, तो आज हम मौजूद हैं जो कश्मीर की सकाफत के खूबसूरत स्टॉल इस पवेलियन में सजाए गए हैं। कश्मीरी खाने हैं, कश्मीरी मलबूसात हैं, सजावटी सामान है, हैंडमेड चीजें हैं, उसके अलावा रेशम साजी का जो खूबसूरत फन है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। और सबसे अहम कश्मीरी चाय जो है वो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में मशहूर है, वो शहरियों की यहाँ पे मनपसंद बन गई है। बड़ी तादाद में फैमिलीज यहाँ पे आ रही हैं और न सिर्फ कश्मीरी सकाफत की खूबसूरती को यहाँ पे देख रही हैं बल्कि इस फैमिली इवेंट को अपने प्यारों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। और इस साल इस मेले का सबसे अहम पहलू ये है कि यहाँ से जो इकट्ठे होने वाले जितनी भी रकम है वो तमाम जो सैलाब ज़दगान है उनके नाम की जाएगी। और इसी हवाले से जो है हर दिन जो है जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं इस मेले में शायकीन की, शहरियों की तादाद जो है इसमें इजाफा होता जा रहा है। साथ साथ जितने भी यहाँ पे पवेलियन लगाए गए हैं उनमें अहम हिस्सा जो है वो उस सूबे की जो है साजो आवाज, मौसीकी और रक्स का होता है। शाम तक ये महफिल रात तक जारी रहती है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे इस मेले से महजूज होने आ रहे हैं। जी, बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। देखते रहिए आज न्यूज।